हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। मैं ऋषभ पांचाल एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो पर्टिकुलर वीडियो होगा इसमें हम लोग बात करेंगे 101 से 150 तक के क्वेश्चन की, और बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट हम 300 एमसीक्यूज की बात कर रहे हैं, एमसीक्यू सीरीज की, और ये हमारा थर्ड वीडियो होगा। ठीक है, इसके पहले 2 वीडियो मैंने बनाए हैं, जो आपने अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिस्ट दे रहा हूँ, वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि कुछ साथियों का कमेंट आया था कि सर थोड़ा जल्दी में आप कहीं ट्रेन पकड़नी है क्या, था ऐसा नहीं है भाई, ट्रेन नहीं पकड़नी है। आज मैं कोशिश करूंगा कि इंग्लिश में भी जो चीज़ें हैं एक्सप्लेन करने की वो कर दूं, और थोड़ा सा गति को धीरे रखूँ अपनी। और फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी बहुत जल्द आपको वीडियोस आगे मिलेंगे, इसको कंप्लीट करने के बाद हम वो स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो श्वसन मूल मिलती है, तो श्वसन मूल को आप क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रेस्पिरेटरी रूट कहा जाता है। ठीक है, तो ये जूसिया में पाई जाती है। मक्का, पान और जूसिया, 3 ऑप्शन है, तो इसका सही ऑप्शन होगा जूसिया। ठीक है, मक्के में नहीं होती और पान में भी नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? मतलब निम्न में से कौन सी एक जड़ नहीं है? शकरकंद, मूली, आलू या गाजर, कौन एक जड़ नहीं है? तो जो आलू है वो जड़ नहीं है, आलू तने का एग्जाम्पल है। ठीक है, आलू को तना कहा जाता है। क्लियर? अब देखिए, आलू, अदरक, ठीक है, आलू, अदरक और हल्दी, ये सभी तने में आती है, ये तने के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कभी तो आलू, अदरक, हल्दी सभी तनों का एग्जाम्पल है। और अगर गाजर और शलजम की बात करूं, गाजर और शलजम, तो ये जो है ये जड़ का एग्जाम्पल है। जड़ मतलब रूट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तना को स्टेम कहा जाता है। आगे देखते हैं। अवस्तंभ मूल पाई जाती है। अब ये अवस्तंभ जो जड़ होती है, ये एक्चुअल में क्या होता है? तने की जो निचली गांठें होती है, तने का जो निचली गांठें होती है, वहां से ये जड़ें निकलती है और तने को ये सहारा देने के लिए काम करती है। तने को सहारा देने का काम करती है अवस्तंभ मूल। ठीक है, तो ये किस में पाई जाती है पूछा है? गन्ने में, चने में, चावल में या मूंगफली में? तो इसका सही उत्तर है गन्ने में ये पाई जाती है। ठीक है, शुगर कैन। आगे बढ़ते हैं। जड़ें विकसित होती है, तो जड़ें कहाँ से विकसित होती है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है मूलांकुर से। तो जड़ें जो विकसित होती है ये मूलांकुर से होती है। मूलांकुर को इंग्लिश में कहा जाता है रेडिकल्स। ठीक है, तो रेडिकल्स से ये जो रूट्स होती है ये विकसित होती है। आगे बढ़ते हैं। गाजर एक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि गाजर क्या है एक, तो ये जड़ है। तो इसका सही उत्तर होगा कि गाजर एक जड़ है। पुष्प नहीं है, तना नहीं है, तो क्या होगा? जड़ होगा। आगे बढ़ते हैं। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें जो है वो क्या कहलाती है? आपने देखा होगा बरगद के पेड़ से इस तरह से पेड़ रहता है बरगद का, और ऐसे ऐसे देखा होगा कि ये ऐसे जड़ें यहाँ से निकलती है इसकी। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है? तो ये जो जड़ें होती है ये स्तंभ मूल कहलाती है। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है प्रॉप रूट्स। क्या कहा जाता है? प्रॉप रूट्स। तो स्तंभ मूलें होती है। अब ये स्तंभ मूल क्या होती है? तो ये तने से निकलती है, मतलब ये जो तना है यहाँ से ये निकलती है और भूमि की तरफ जाती है ये इस तरह से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? तो जो पेड़ में क्या रहेगा? पत्ती, जड़, कलिका या टहनियाँ? तो इसमें सबसे सही उत्तर है इसका जड़। तो पेड़ अगर होगा तो जड़ हमेशा रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, आलू का खाने योग्य भाग क्या होता है? तो मैंने आपको बताया आलू एक तने का एग्जाम्पल है, तो इसका खाने योग्य भाग भी जो होता है वो तना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। नागफनी एक पौधा है जो कि रेगिस्तान में पाया जाता है, और पर्णकाय जो स्तंभ होता है, जो उसका तना होता है, उसी के कारण ये इसमें प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है। तो पर्णकाय स्तंभ इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन एक तना है? तो गाजर, मूली, आलू और ये सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो आलू होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आलू एक तने का एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है। तो अभी मैंने आपको बताया आलू जो है तने का एग्जाम्पल है, तो भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है। अभी ऑप्शन है शलकंद, शकरकंद, धनकंद और कंद। तो आलू को जो है कंद कहा जाता है। ठीक है, तो 2 चीजें आपको यहां से ध्यान रखनी है, एक तो याद रखना है कंद और एक याद रखना है प्रकंद। ठीक है, तो जो ये कंद होता है इसे इंग्लिश में ट्यूबर कहा जाता है। ठीक है, और जो ये प्रकंद होता है इसे इंग्लिश में राइजोम कहा जाता है ना।
तो ये जो कंद है, ट्यूबर है, तो आलू जो है वो ट्यूबर का एग्जाम्पल है, आलू मतलब पोटैटो, ये हमारा ट्यूबर का एग्जाम्पल होगा, कंद का एग्जाम्पल होगा। और अगर आपसे प्रकंद का एग्जाम्पल पूछा जाए, राइजोम का एग्जाम्पल पूछा जाए, तो जो हल्दी और अदरक होता है वो राइजोम का एग्जाम्पल होता है, ये आपको ध्यान रखना है और ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा क्या होता है? तो हल्दी के जो पौधे का खाने योग्य हिस्सा होता है, अभी मैंने आपको बताया कि ये राइजोम होता है। राइजोम का मतलब क्या होगा? बी, यानी कि प्रकंद होगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अदरक क्या है? तो अदरक अभी मैंने आपको बताया कि अदरक को क्या कहा जाता है? प्रकंद कहा जाता है और इसे राइजोम कहते हैं, इंग्लिश वर्ड राइजोम। आगे बढ़ जाते हैं। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो प्याज जो है वो तने का परिवर्तित रूप है ना, जड़ का नहीं है, पुष्प का नहीं है, फल का भी नहीं है, तने का परिवर्तित रूप है प्याज। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? सबसे छोटा पौधा, सॉरी पुष्प जो है, फूल संसार का, वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा वुल्फिया। आगे बढ़ते हैं। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड जो रोग है उससे शरीर की आंतें प्रभावित होती है, आमाशय और मस्तिष्क पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आंत प्रभावित होती है। निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है। तो एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो शरीर में लौह तत्व की कमी से एनीमिया होता है। कैल्शियम और आयोडीन जस्ता, इसका कोई भी इसमें से नहीं आएगा, लोहा सही आंसर होगा। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तना, जड़, पुष्प या पत्ती? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो पुष्प होगा, कि जीवन चक्र की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अंग जो पौधों का होता है वो पुष्प होता है। आगे बढ़ते हैं। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो जो एक जीवित जीवाश्म का एग्जाम्पल यहाँ पे साइकस नहीं है, पाइनस भी नहीं है, ये जिंको जो है ये एक जीवित जीवाश्म का एग्जाम्पल है, तो इसका सही उत्तर है जिंको। आगे बढ़ते हैं। सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व क्या है? तो कौन सा ऐसा तत्व है जो सीमेंट और हड्डी दोनों में ही विद्यमान रहता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है कैल्शियम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कैल्शियम दोनों में रहता है, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सिलिकॉन नहीं, कैल्शियम आएगा। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? सबसे बड़ा जो संसार का पुष्प है वो है रेफ्लेशिया। कैक्टस नहीं है, कमल भी नहीं है, कमल तो छोटा होता है, कैक्टस भी आपने देखा है, लेकिन रेफ्लेशिया इसका सही उत्तर है, ये सबसे बड़ा पुष्प होता है। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो सामान्यतः जो अंकुरण होता है किसकी आवश्यकता नहीं होती है? इस नहीं को जरूर पढ़िएगा क्योंकि ये नहीं भूल जाते अक्सर पढ़ने में। सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो जल की आवश्यकता होती है, ताप की भी होती है और हवा भी आवश्यक होती है अंकुरण के लिए, लेकिन प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, जो बीज आपने देखा होगा, जो बीज आप बोते हैं और वो जो फूटता है पहली बार, तो इसे अंकुरण कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? तो ऐसे पौधे को क्या कहते हैं? कोई ऐसा पौधे आपको बताना है जिसमें बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता। तो इसका जो सही उत्तर है वो है साइकस। ठीक है, तो इसमें बीज होता है लेकिन फल नहीं होता। बाकी सब में बादाम हो गया, मूंगफली हो गया, ये ईख हो गया, इसमें क्या होता है? फल और बीज दोनों ही मिलेंगे आपको। ठीक है, आगे देखते हैं। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो कौन सा पौधा ऐसा है जिसका जो फल है वो भूमि के अंदर पाया जाता है, नीचे पाया जाता है? तो गाजर, आलू तो यहाँ पे ऐसा है नहीं जिससे फल लगता है। ठीक है, ये भी नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा मूंगफली। तो मूंगफली का जो ये पौधा होता है उसका जो फल होता है वो भूमि के अंदर यानी नीचे पाया जाता है। आगे देखते हैं। नारियल का खाने योग्य भाग होता है। तो नारियल का जो खाने योग्य भाग होता है इसे हम भ्रूणपोष कहते हैं। ठीक है, भ्रूणपोष, तो ये नहीं है, इसका आंसर भ्रूणपोष है, फलीभीत भी नहीं है। अब ये भ्रूणपोष क्या होता है जरा ध्यान से देखिएगा। तो इसे इंग्लिश में एंडोस्पर्म कहा जाता है। तो जब आप देखेंगे तो नारियल जब कच्चा होता है ग्रीन कलर का, तो इसके अंदर से पानी निकलता है। ठीक है, तो ये जो एंडोस्पर्म होता है ये पानी के अंदर घुला रहता है, लेकिन जैसे जैसे नारियल सूखता है तो उसकी अंदर वाली जो सतह होती है व्हाइट वाली, ये इसके ऊपर जम जाता है। ठीक है, और यही खाने योग्य भाग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? तो सुगंधित जो फूल होते हैं उनमें जो परागण का प्रोसेस होता है वो छोटे छोटे कीटों के द्वारा होता है। ठीक है, तो पक्षी, जल और वायु नहीं है, इसका सही उत्तर होगा कीट। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? क्या अंग ऐसा है जिसकी पेशियों में स्वस्पंदन यानी कि सेल्फ फ्लक्चुएशन ये करता है ना, स्पंदन करता है?
तो वृक्क होगा क्या? वृक्क का मतलब किडनी होता है। आंत, आंत का मतलब आपको पता ही है, हृदय या फिर यकृत, है ना, लीवर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हृदय होगा, हार्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अम्ल में मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो किस अम्ल की मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? इसका अर्थ ये है कि मांसपेशियों में कौन सा अम्ल जमा हो जाता है जिससे हमें थकान महसूस होती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल जब जमा हो जाता है तो हमें थकान महसूस होती है। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? कान का, आंख का, वृक्क का या नाक का? तो इसका सही उत्तर है आईज। तो कॉर्निया जो है वो आंख का एक भाग है। तो मैंने ह्यूमन आई पढ़ाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, फिजिक्स के चैप्टर का, वो आप जरूर देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां हमने कवर किए। नेत्रदान में आंखों का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? मतलब जब हम आई डोनेट करते हैं तो कौन सा भाग हम डोनेट करते हैं, कौन सा यूज होता है? तो इसका सही उत्तर है कॉर्निया। कॉर्निया का प्रयोग किया जाता है। रेटिना तो एक फिल्म होती है आंख के अंदर, पूरी आंख भी नहीं होता और नेत्र लेंस भी नहीं होता। कॉर्निया इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग के द्वारा किया जाता है? मतलब आंखों में कितना लाइट इंटर करेगा, इसकी जो अमाउंट है ये कौन नियंत्रित करेगा, इस पे कंट्रोल कौन करता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आइरिश होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आइरिश। आइरिश इसको कंट्रोल करता है। आगे बढ़ते हैं। आंख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आंख का में जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो लेंस से होते हुए हमारे रेटिना पे बनता है। ठीक है, लेंस के थ्रू प्रकाश किरण आंख में प्रवेश करती है यहाँ से इस तरह से, और जो प्रतिबिंब होता है वो इस तरह से कहीं यहाँ पे पीछे की तरफ बनता है। ये फिल्म लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसे रेटिना कहते हैं, है ना। तो ये रेटिना होता है। आगे बढ़ते हैं। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं। रेटिना के अंदर जो आप अलग अलग कलर में विभेदन होता है, विभेदन का मतलब जैसे हमारी आंखों में प्रकाश इंटर किया तो अब हमें कैसे पहचान में आएगा कि ये कौन सा कलर है? तो रेटिना के अंदर जो होता है ये छोटे छोटे क्या होते हैं, विभेद करने के लिए उपस्थित होती है। तो वो क्या कहते हैं उससे? ठीक है, ये देखना है। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होता है। तो मानव के नेत्र में रेटिना के अंदर रंगों में जो विभेद हम जिससे पहचान सकते हैं उसके लिए क्या उपस्थित होता है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो आइरिश तो अलग चीज है ना। कोराइड भी नहीं होगा, रॉड्स भी नहीं होगा, इसका सही उत्तर होगा कोन्स। तो रेटिना में क्या उपस्थित होते हैं? कोन्स होते हैं जिनसे रंगों का विभेद किया जा सकता है। आगे देखते हैं। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो इसका जो सही उत्तर होगा, हार्मोन तो नहीं है, एंजाइम भी नहीं है, मेलानिन के कारण त्वचा का रंग होता है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो मनुष्य की जो त्वचा होती है ये तलुए पे सबसे मोटी होती है, सिर पे तो नहीं होगी, निम्बतों पे भी नहीं और हथेली पे भी नहीं, पाम पे भी नहीं। तो तलुए जो होते हैं पैरों के नीचे उस पे ये सबसे मोटी होती है। आगे बढ़ते हैं। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है। तो त्वचा की जो ऊपरी सतह है इसे एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है, डर्मिस नहीं, प्रोटोडर्मिस भी नहीं, इसे एपिडर्मिस कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जनक कहा जाता है? तो वर्गीकी का जनक पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, यह है लीनियस, है ना। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं? तो आंसू में एक ऐसा एंजाइम पाया जाता है जिसमें जीवाणु मर जाते हैं। तो इस एंजाइम का नाम आपसे पूछा गया है। तो ये टाइलिन तो नहीं है क्योंकि ये लार में होता है, यूरिएज भी नहीं है, एमाइलेज भी नहीं है। इसका सही उत्तर है लाइसोजाइम। क्या उत्तर है? लाइसोजाइम। तो आंसुओं में लाइसोजाइम होता है जिसमें जीवाणु सर्वाइव नहीं कर पाते, मर जाते हैं। मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? देखिए, फेफड़े का हो सकता है, हृदय का भी हो सकता है ना, और गुर्दे का भी प्रत्यारोपण होता है। मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो मस्तिष्क होगा। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के रक्त में कौन सा समूह सर्वदाता होता है? मतलब यूनिवर्सल जो डोनर होता है वो कौन होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो डी ऑप्शन है, जो कि है ओ रक्त समूह। ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप। आगे बढ़ते हैं। आम का वनस्पतिक नाम आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आम का जो वनस्पतिक नाम है ये मेंजीफेरा इंडिका है।
ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। दलहन पौधे निम्नलिखित हैं, क्रूसीफेरी, सोलेनेसी या फिर लेग्यूमिनोसी या फिर ग्रेमिनी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है लेग्यूमिनोसी। तो दलहन पौधे किस श्रेणी में आते हैं? लेग्यूमिनोसी में। आगे बढ़ते हैं। चाय के पौधे का वास्तविक नाम क्या है? तो जो चाय का पौधा है इसका वास्तविक नाम है थिया साइनेंसिस। ठीक है, इसका वास्तविक नाम क्या है? थिया साइनेंसिस, है ना, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, साइनेंसिस है वो। आगे बढ़ते हैं। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो अगला प्रश्न जो मानव का मस्तिष्क है वो लगभग 1400 ग्राम का होता है। तो यहाँ पे आपका 1350 जो ग्राम लिखा है ये भी करेक्ट आंसर है। तो या तो 1350 होगा, ये ऑप्शन में नहीं है, तो 1400 ग्राम के लगभग इसका भार होता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? 1350। आगे देखते हैं। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो सर्वग्राही जो होता है, सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है या फिर हम बोल सकते हैं कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो सर्वग्राही होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर जिसे कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है AB ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो AB ब्लड ग्रुप जो होता है वो सर्वग्राही होता है। आगे देखते हैं। आयोडीन युक्त हार्मोन है, तो आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा होगा? तो आयोडीन युक्त हार्मोन जो है वो थायरोक्सिन होता है। क्लियर है? तो इंसुलिन नहीं होता, इंसुलिन तो ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है, एड्रेनलिन भी नहीं होता है, थायरोक्सिन होता है। आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण शरीर के द्रव्यमान का कितने प्रतिशत रक्त की मात्रा होती है? तो संपूर्ण शरीर में द्रव्यमान का टोटल जो द्रव्यमान होता है उसका 7%, 7% क्या होता है? ब्लड होता है, रक्त होता है। आगे बढ़ जाते हैं। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो ये तो सबको पता होगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। आगे बढ़ते हैं। तंबाकू की पत्तियों में होता है, तो तंबाकू जो होता है उसकी पत्तियों में निकोटीन होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चंस जो है वो खत्म होते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्विक है क्योंकि आप रिवीजन आप लोग कर रहे हैं, अभी आप लोगों ने सब कुछ चीज़ें पढ़ी रखी है ऑलरेडी, तो इसमें हम लोग थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर रहे हैं चीज़ों को। तो डायरेक्टली हम क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कुछ चीज़ें जहाँ तक मेरा प्रयास रहा है कि इंग्लिश में भी मैं उन चीज़ों को कवर करूँ जो जो इंपॉर्टेंट है, तो जितना हो सका है मैंने इंग्लिश को भी इंक्लूड करने की कोशिश की है, हालांकि क्वेश्चन सारे हिंदी में हैं। ठीक है, तो आगे भी मेरा यही प्रयास रहेगा कि दोनों ही इंग्लिश और हिंदी वाले दोनों को ही कंफर्टेबल रहे और वो देख पाए। तो चलिए, आपको वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चंस का कलेक्शन कैसा लगा, ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।